ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। यमुना में नहाने गए 4 लोगों में से एक डूबा, गुस्साए परिजनों ने आगरा अलीगढ़ हाईवे जाम किया। शब बारात को लेकर पुलिस प्रशासन की चौकस व्यवस्था, निगम ने भी किए मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर साफ सफाई के इंतजाम। थाना छनेरा में सराफा व्यवसायी की हत्या से सराफा व्यवसायियों में रोष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिया आश्वासन, कहा जल्द ही आरोपी होगा गिरफ्तार। और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से लोडिंग टेम्पो प्रकरण में मिली राहत, 2005 के बाद के टेम्पो दौड़ सकेंगे शहर की सड़कों पर, कमिश्नर साहब की हां का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बाद यमुना नदी में नहाने जाते लोग लगातार हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा उस वक्त हुआ जब एतमादौला क्षेत्र से यमुना में नहाने गए 4 लोगों में से एक नदी में बह गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बावजूद भी जब जाम नहीं खुला तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाना पड़ा। ताजनगरी आगरा के थाना एतमादौला इलाके में सोमवार को हाथरस मार्ग पर गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। दरअसल सोमवार को एतमादौला इलाके में यमुना में नहाते समय 4 लोग डूब गए, जिनमें से 3 को लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 21 वर्षीय विष्णु गहरे गड्ढे में फंस गया, जिसकी तलाश में प्राइवेट गोताखोर खबर लेके जाने तक लगे हुए थे। लेकिन कई घंटे बाद भी विष्णु नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा फूटा और आगरा हाथरस मार्ग पर महिलाओं और लोगों ने जाम लगाया। तो यहाँ पर नहाने लगे तो 4 जने डूबे थे, 3 जने तो यहाँ पे और लोग भी बैठे थे, वो तो निकाल लिए। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने पहले भीड़ को समझाया, लेकिन जब लोग रोड से नहीं हटे तो पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए हल्के बल का प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया। प्रशासन की सख्ती के बाद लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन ने जनप्रतिनिधियों का हाथ थामा, जिसके चलते प्रशासन को बैक फुट पर आना पड़ा। राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों में शहर के वातावरण को सुरक्षित रखने के चलते 2005 के बाद के टेम्पोस का शहर में चलने की सहमति बनी। हालांकि इस सहमति पर अभी मंडलायुक्त की मोहर लगना बाकी है। वहीं लोडिंग टेम्पो चलाने वाले वाहन चालकों में इस सूचना से खुशी की लहर दौड़ गई है। सोमवार को आरटीओ अधिकारी और लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन की एक बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के निवास पर हुई, जिसमें आगामी 31 जून तक डीजल से चलने वाले लोडिंग टेम्पोज को आगरा शहर से हटाने की समस्या पर चर्चा की गई। राजनीतिक जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के बाद आरटीओ और लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन के बीच शहर के वातावरण को सुरक्षित रखने वाले बिंदुओं पर एक राय बनी और शहर से साल 2005 से पहले के सभी लोडिंग टेम्पो को हटाने की बात तय हुई। वहीं आरडीओ जेएस कुशवाहा ने इस बैठक के फैसले पर अभी मंडलायुक्त की अनुमति मिलना बाकी बताया है। प्रयास यही है व्यावहारिक सलूशन निकाला जाए, एकाएक सबको निकालना उचित नहीं होगा और व्यावहारिक सलूशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और स्वतः ये लोग 2005 के पहले की गाड़ियों को निकालने की बात कह रहे हैं। पहले ये 2005 के पहले की गाड़ियां बाहर निकाल दें, उसके बाद आकलन किया जाएगा क्या व्यावहारिक सलूशन हो सकता है। इस बैठक में लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन को अपना संरक्षण देने वाले जनप्रतिनिधियों ने आरटीओ अधिकारियों पर टेम्पो चालकों को नाजायज परेशान करने के आरोप लगाए और बैठक में तय हुई बात पर अमल न करने की स्थिति में टेम्पो एसोसिएशन के सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी। ऐसा है कि टेम्पो एसोसिएशन जो आज आंदोलन पे है वो अपनी न्यायोचित मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है आरटीओ कार्यालय से कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोका जाए तो रजिस्टर्ड क्यों किए गए इनके वाहन, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है। आगरा में जितने भी अधिकारी आते हैं ये 6-6 महीने 1-1 साल यहाँ रह के और अपनी गर्दन बचा के और उल्टे सीधे कानून बना के चले जाते हैं। आगरा शहर की पूरा जनजीवन 3 व्हीलर ऑटो पे डिपेंड करता है। सुबह मंडी में सब्जी हो या पानी हो या दूध हो या जितनी भी परचून की दुकानें हैं, इन पे जो भी सामान हो, दाल, चीनी, चावल, तेल, सब चीजें, यहाँ तक कि काफी कुछ छोटे बच्चे भी 3 व्हीलरों में ही स्कूलों में जाते हैं। ये दिक्कत आती है हमारा ये अभी
व्यापारी मंडल के साथ और विधायक जी के साथ जो समझौता हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी जिस हिसाब से हुआ है मंत्री जी के निवास से, तो उसमें ये समझौता हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में आप 2005 से पहले की जो भी गाड़ियाँ हैं उनको आप बाहर निकालो, और उसके बाद में अगर हमारी जो कंडीशन बनती जाएगी उस हिसाब से हम गाड़ियों को बाहर निकालेंगे। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के निवास पर हुई बैठक के फैसले को अगर आखिरी फैसला माना जाए तो लोडिंग टेम्पो एसोसिएशन की मेहनत रंग ले आई। मंडलायुक्त की 2 माह की मोहलत समाप्त होने पर इन ऑटो चालकों को शहर की परिधि से बाहर जाना पड़ता, जो शायद इस बैठक के बाद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बैठक में तय हुआ है कि जो 2005 के बाद टेम्पो संचालित हुए हैं वही ऑटो शहर में चलेंगे। बाकी के टेम्पो को ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और शहर में पकड़े जाने पर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। शब बारात को लेकर जिला पुलिस और प्रशासन ने किए चौकस इंतजाम, जिसमें बड़े पैमाने पर अफसरों की ड्यूटी के साथ साथ पुलिस भी तैनात की गई है। इस खास मौके को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, जबकि बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए भी शहर में बाईपास समेत कई जगह रूट डायवर्जन किया गया है। मुस्लिम समाज के खास त्योहार शब बारात के मौके पर पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पुख्ता इंतजाम करने में जुटा है। जिलाधिकारी पंकज कुमार की माने तो इसके लिए धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई से लेकर पानी, बिजली सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। डीएम ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के लिए सारे प्रबंध कर उन्हें उचित माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग की मीटिंग सभी जो संबंधित मुअज्जज लोग उनसे हो चुकी है। उन्होंने बेसिकली जो इश्यूज उठाए थे वो हम लोगों ने कोशिश की रिजॉल्व हो जाए। ट्रैफिक प्लान भी बन चुका है, सब चीज़ों पे बात हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बाकी इसकी सेंसिटिविटी रहती है, आप भी जानते हैं। मेनली सबसे इम्पोर्टेंट बात ट्रैफिक को लेकर ही रहता है। इस मौके पर शहर के विभिन्न मार्गों पर रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है, जिसमें नालबंद से लेकर कलेक्ट्रेट तक जहां साइकिल भी प्रतिबंधित की गई है, तो वहीं अब्दुल्लाह की दरगाह के लिए बाईपास रोड पर रूट डायवर्जन की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मुस्लिमों के त्योहार शब बारात को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी की है, जिसके तहत सभी मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर स्ट्रीट लाइट और पानी की व्यवस्था की गई है। शब बारात के मौके पर मुस्लिमों द्वारा इबादत की जाती है। इस रात हर मोमिन रात भर जाग कर इबादत करता है और दुआएं मांगता है। 2 जून को इबादत का पर्व शब बारात है। हर मुस्लिम इस दिन रात भर जाग कर इबादत कर खुदा से गुनाहों की माफी मांगता है। इस रात मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। शब बारात का हर मोमिन बेसब्री से इंतजार करता है। ये इबादत की सबसे बड़ी रात है। सभी लोग मस्जिदों व कब्रिस्तानों में जाकर इबादत कर गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस रात की गई दुआएं कबूल होती हैं और इसका बड़ा सवाब मिलता है। वहीं प्रशासन द्वारा भी मस्जिदों, दरगाहों व कब्रिस्तानों में लाइट व पानी की माकूल इंतजाम कर दिए गए हैं, जिससे किसी भी नमाजी को कोई परेशानी न हो। में जितने नगर क्षेत्र में जो कब्रिस्तान और दरगाह हैं, जहाँ पर मुस्लिम भाई शब बारात के दिन रोशनी करते हैं और पूजा करने के लिए जाते हैं, उनके रास्तों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ठीक कराने का काम नगर निगम के द्वारा किया जाता है। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992।
श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध हैं। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद अगली खबर। शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, जिसमें शिक्षक पद पर तैनात लोगों ने बीएलओ ड्यूटीज करने से इनकार कर दिया है। उत्साही शिक्षकों ने प्रशासन की इस व्यवस्था पर सैकड़ों सवाल खड़े करते हुए कहा कि शासनादेश और अदालती आदेश की अवमानना कर उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर नारेबाजी कर रहे ये लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने प्रशासन पर अदालती आदेशों के साथ साथ प्रदेशीय प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों की अवमानना का आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि कोर्ट भी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में शामिल करने के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बीएलओ ड्यूटी लगाई जा रही है। प्राथमिक शिक्षक जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन को खुलेआम चेतावनी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान से अपनी शिकायत की और कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की मांग उठाई। सचिव का आदेश है बीएलओ ड्यूटी से अध्यापकों को कार्य मुक्त करने का, कोर्ट का आदेश है बीएलओ ड्यूटी से अध्यापकों को कार्य मुक्त करना, लेकिन फिर भी हम लोगों को बार बार हम लोगों को ही लगाया जा रहा है। ये कोर्ट की अवहेलना है, शासन की अवहेलना है। हम डीएम साहब से इसी चीज की विनती करने आए हैं कि वो तुरंत आदेश करे, अध्यापकों को कार्य मुक्त करे। अन्य किसी को भी करा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कार्य मुक्त करे, क्योंकि हम पे आदेश है, सचिव का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सिंचाई विभाग और ईडी की संयुक्त कार्रवाई को लेकर मागौरी टाउन के लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कमिश्नरी में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। हालांकि उनकी मुलाकात मंडलायुक्त से नहीं हो सकी, जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने अपना ज्ञापन एसीएम चतुर्थ को सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। पाई पाई जोड़कर अपने लिए छत बनाई और वो ही छत अब छिनने वाली हो तो इंसान टूटने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों पोया घाट के बलकेश्वर रोड पर बनी माँ गौरी टाउन में रहने वाले लोगों का है। उन्हें भी अपना घर टूटने और आशियाना उजड़ने की चिंता सताने लगी है, जिसके बाद दर्जनों पीड़ित परिवार कमिश्नरी में मंडलायुक्त से फरियाद करने पहुंचे और अपना दर्द बयां किया। पीड़ित लोगों का कहना था कि हमने कर्जा लेकर अपने लिए घर खरीदा और बरसों से इसी में रह रहे हैं। अब सालों बाद एडीए को इसके डूब क्षेत्र में होने की सुध आई है, इसमें हमारा क्या कसूर है। एडीए का कहना है कि एडीए ने सभी को नोटिस जारी किए हैं, जबकि पीड़ितों का साफ कहना था कि उन्हें विभाग ने कोई नोटिस नहीं दिया। ऐसे में अचानक होने वाली कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। मिलने आए हैं कि हमने जैसे तैसे करके पैसा जेवर बेच के अपने मकान बनाए, पूरी कॉलोनी ने। सब गरीब लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं है,
ठीक है। अगर हम पैसे वाले होते तो हम शहरों में रहते, गाँव में नहीं जाते, ठीक है। हम उनसे ये कहने आए कि हमने जैसे तैसे मकान लिए, हम कहाँ जाएं, हमारे मकान तोड़ने के आदेश किस वजह से दिए हैं। पूरा शहर में आधा शहर जमुना जी के पास बसा हुआ है, बहुत सारी कॉलोनियां हैं और अभी बन भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा है। हमारा बहुत दूर है, 3 खेत निकल रहे हैं, उसके बाद जमुना जी के बाद 3 खेत आ रहे हैं, उस खेतों के बाद हमारे घर बन रहे हैं। उन घरों को तोड़ने के पेपर में सब सारे पेपर वालों ने कह दिया कि 4 तारीख को आपके घर तोड़ दिए जाएंगे। हम ये पूछने हैं क्यों तोड़ दिए जाएंगे। हाँ, उसमें ये है कि हमारा जो क्षेत्र है मागावली टाउन जो है वो शहर से दूर है, ग्रामीण क्षेत्र में है। मोया खासपुर है, वहाँ प्रधान है, टाउन एरिया में लगता है, बिशपुरी ब्लॉक लगता है। तो जब वहाँ से एरिया काफ़ी दूर है तो हमारे यानी जो लोगों ने 50-60 मीटर में 7-8 मीटर मकान बनाए हैं, वो जमुना किनारे से 300 मीटर दूर है जमुना से। उन लोगों को यानी हमारे यानी आगरा का प्रशासन उनको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? पीड़ितों के साथ आया एक पीड़ित जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता। उसने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं। समाज की सहायता से उसे ये मकान मिल सका है और घर में कोई कमाने वाला नहीं। अगर मकान छिन गया तो वो अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा। उसने बताया कि वो जान दे देगा लेकिन मकान टूटने नहीं देगा। तो ये समझ लो चंदे से लिया, मेरे पास तो 1 रुपया का 1 तिनका भी नहीं था। मैं तो सब जो मेरे को तो चंदे से सब जो है जितने भी व्यक्ति हैं सब ने थोड़ा थोड़ा करके सब मेरे को मकान दिलवाया और रोटी का खर्चा पानी भी मेरे को तो समाज वाले देते हैं। मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी विकलांग है, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे पिताजी नहीं है, 2 लड़कियां हैं, लड़का भी नहीं है, कोई कमाने वाला घर में नहीं है। अन्य तो आप जाकर देख सकते हैं। पीड़ितों से बात करने पहुंचे एसीएम चतुर्थ MP सिंह का कहना था कि पीड़ित परिवार अपनी फरियाद लेकर आए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस बारे में ADA सचिव से वार्ता कर न्यायोचित कार्रवाई होगी, वो अमल में लाई जाएगी। आगरा जमुना ग्रामीण क्षेत्र में मगारू टाउन आवासीय विकास समिति है और इन लोगों ने महेंद्र सिंह सिंघानिया कोई बिल्डर है, इन लोगों को 100 गज 50 गज जमीन दिए थे जिसमें लोग अपने आवासीय यूनिट्स बना रखे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग इस पर लोन लिए हैं और लोन लेकर के मकान अपनी कमाई से बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पीड़ितों का कहना था कि ADA बड़े बड़े बिल्डर्स पर कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि अन्य कई निर्माण यमुना की तलहटी में हो रहे हैं। आखिर विभाग पक्षपात पूर्ण कार्रवाई क्यों कर रहा है? बहरहाल जिस तरह से पीड़ितों का दर्द उनकी जुबान पर आ रहा है, उससे लगता है कि ADA की कार्रवाई पर उनका गुस्सा भड़क सकता है, जो ADA के साथ साथ प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। गोकुलपुरे में डाली जा रही पेयजल की पाइपलाइन अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। जी हां, अभी बीते दिनों भाजपा विधायक ने सपा पार्षद ठेकेदार से पैसे मांगने के आरोप लगाए थे और काम में बाधा पहुंचाने की बात भी कही, जिस पर विरोध जताते हुए सपा पार्षदों ने पाइपलाइन को जल्द बनवाने और इस मामले की जाँच कराने को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा। इसे ही शायद राजनीति कहते हैं, जहां हर कोई खुद को सही साबित कर विपक्ष पर धांधली और अवैध वसूली का आरोप लगाता है। ऐसा ही मामला उस वक्त सामने आया जब भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय द्वारा सपा पार्षद हेमंत प्रजापति पर ठेकेदार से बिछाई जा रही पाइपलाइन को बिछाने के एवज में पैसा मांगने के आरोप लगाए गए। खुद पर आरोप लगने के बाद सपा पार्षद हेमंत प्रजापति अपने अन्य पार्षदों और सपा नेताओं के साथ नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात करने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। सपा पार्षद का आरोप है कि भाजपा विधायक उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिस ठेकेदार से पैसे मांगने के आरोप लगाए जा रहे हैं वो खुद पैसा मांगने से इनकार कर रहा है। मंडी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के लिए एक लाइन मेरे क्षेत्र से होकर गुजर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लाइन का विरोध मेरे द्वारा कभी नहीं किया गया। मैं खुद चाहता हूं कि सभी जनता को समान अधिकार से पूरा पानी मिले, लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा समाजवादी पार्टी का दुष्प्रचार करते हुए यहाँ पर नाजायज़ तरीके से दबाव बनाकर गरीब जनता को यहाँ बुला लेते हैं। उसके बाद नगर आयुक्त के प्राइवेट रूम में बैठ कर 15 मिनट वार्तालाप करते हैं और जनता को फिर यहाँ से वापस कर देते हैं। नामित पार्षद और पार्षद दल के नेता का कहना था कि भाजपा विधायक को सपा पार्षद से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने न केवल सपा पार्षद पर झूठे आरोप लगाए बल्कि पार्टी को भी बदनाम करने की कोशिश की। कि आज संज्ञान में आया है और माननीय पार्षद दल के नेता मुकेश यादव जी आज हमारे संग सब लोगों के संग यहाँ पर आए हैं। सभी पार्षद दल के लोग यहाँ पर आए हैं और नगराज जी से हम लोगों ने कहा है कि जो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है या जिस तरह से बीच में लाइन खोदकर या कभी किसी तरफ से अंदर से ठेकेदार काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस किसी ने भी ये सड़क का जो निर्विरोध किया है, जैसे GM जल संस्थान ने इस सड़क को बीच में से खोदा है, उसको दोबारा बना के देंगे, नहीं बनाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत गंदी मानसिकता का परिचय है जो छोटभैया शब्द इस्तेमाल करके और हमारे पार्षद पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। मैं माननीय से कहना चाहता हूं कि ये
पूरे नगर निगम को मालूम है, पूरी उनके क्षेत्र की जनता को मालूम है कितनी साफ सुथरी वाले हैं। और लिखित में जिस ठेकेदार पर ये बात कही गई है उस ठेकेदार ने लिखित में दिया हुआ है। हमारे सारे पार्षदों के संज्ञान में ये आया था। आज हमने नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात की है और ये 35 लाख रुपए की जो सड़क खोदी गई है उसमें जो क्षतिग्रस्त जो हुआ है उसके लिए द्वारा बनवाने के लिए कहा गया है। पूरे मामले पर जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उनका कहना था कि मामले की जांच कराई जा रही है, जिसमें जीएम जलकल और मुख्य अभियंता को नामित किया गया है और अब जल्द ही जीएम जलकल अपने जांच रिपोर्ट पेश करेंगी। कंठ सुखा देने वाले इस भीषण गर्मी में इंसान को सिर्फ पानी से ही ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो इस तपती गर्मी में शरीर को सुकून देता है। इसी पानी के लिए 1.5 महीने से तरस रहे शाहगंज के बीएसएनएल एक्सचेंज क्वार्टर्स के निवासी, जिन्होंने सोमवार को बीएसएनएल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पिछले 1.5 माह से घरों में पानी न आने की समस्या झेल रहे शाहगंज के बीएसएनएल एक्सचेंज क्वार्टर के निवासियों ने भारत संचार निगम लिमिटेड के शाहगंज कार्यालय पर पहुंच जमकर नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। क्वार्टर निवासियों का कहना था कि पिछले 19 अप्रैल से बीएसएनएल कार्यालय पर लगी समर मशीन खराब हो गई है, जिससे यहाँ के निवासियों को पिछले 1.5 माह से पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। काफी बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस तरफ आंखें मूंदे हुए हैं। वहीं एक्सचेंज निवासियों का कहना था कि वो हर माह टैक्स के रूप में यहाँ पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी उनकी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्हें पैसों से पानी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पानी की समस्या रही, टेलीफोन एक्सचेंज कंपाउंड है और 1.5 महीने से पानी की परेशानी है और आज बोलने आए, लिखित में दिया है, कोई नहीं सुनता है और परेशानी चल रही है पानी की। एसडीओ साहब से बोलने आए तो बोले हमारी कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, जाओ यहाँ से। और वो मना कर रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और पेमेंट करवाओ तो हम पानी डलवा देंगे टैंकर का। और ये टेलीफोन एक्सचेंज शाहगंज है और ये बगल में क्वार्टर भी है। इसका समरसिबल पंप यहीं पे लगा हुआ है एक्सचेंज कंपाउंड में ही, जो कि 19 अप्रैल से ख़राब चल रही है। इसके लिए हम लोगों ने मंडल अभियंता से, उपमंडल अभियंता से कई बार मिले, वो बोले कि ठीक है करवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5 महीने होने जा रहे हैं। वहीं एक्सचेंज निवासियों का कहना था कि अगर उनकी पानी की समस्या जल्द ही ठीक नहीं होती तो वो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। जनपद में पेयजल की किल्लत को लेकर जिला प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है, जिसने शासन को पत्र लिखकर यमुना में वाटर डिस्चार्ज की गुजारिश की है। यहां बता दें कि महानगरीय इलाकों के अलावा देहात क्षेत्र में भी पानी की भारी परेशानी है, जिससे जनता बेहद त्रस्त है। इस संबंध में डीएम पंकज कुमार ने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यमुना में पानी बहुत कम है। हमने प्रमुख साहब को चिट्ठी लिखी है कि साहब कुछ पानी छुड़वाइए, पानी का बहुत इशू फंसता जा रहा है। लेट्स होप कुछ हो जाएगा इसमें। दक्षिणांचल विद्युत विभाग बिजली कटौती पर लगाम नहीं लगा पा रहा, जिसके चलते दक्षिणांचल उपभोक्ताओं को बिना बिजली के परेशान होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दक्षिणांचल अधिकारी विभागीय उपकरणों के ठीक होने के चलते बिजली कटौती की बात को लगातार दोहरा रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी की समस्या बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजली कटौती की समस्या भी जोर पकड़ रही है। दक्षिणांचल बिजली विभाग इन गर्मियों में दोपहर में बिजली कटौती कर रहा है, साथ ही देर रात के समय भी बिजली कटौती होती है, जिसे लेकर बिजली उपभोक्ता खासे नाराज हैं। जबकि दक्षिणांचल बिजली अधिकारी हर बार की तरह इस बार भी विभागीय उपकरणों के ठीक होने के चलते बिजली कटौती होने का रोना रो रहे हैं और आगामी दिनों में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। अभी आगरा में जो आप बिजली शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस वे, ग्रीन एक्सप्रेस वे जो लखनऊ को बन रहा है, वहाँ पर ट्रांसमिशन के टावर को शिफ्ट किए जा रहे हैं। ये टेम्परेरी है, 2-3 दिन की व्यवस्था है। उसके अलावा आगरा में कोई कटौती नहीं होगी। यहाँ पर नहीं हुई या नहीं हो रही है, उसके अलावा नहीं हो रही है कटौती। ये जो आप कटौती की बात कर रहे हैं, ये टेम्परेरी वैकल्पिक व्यवस्था इसकी 2-3 दिन में कर ली जाएगी। दक्षिणांचल विद्युत विभाग के अधिकारियों का गर्मी की शुरुआत से पहले का दावा था कि इस बार की गर्मियों में उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार दक्षिणांचल अपने सभी उपकरणों को गर्मियों की शुरुआत से पहले ही ठीक कर रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि शायद डीबीबीएनएल के लिए अभी तक गर्मियों की शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि विभागीय अधिकारी अभी भी लगातार वही सुर गुनगुना रहे हैं जो गर्मी शुरू होने से पहले शुरू हुआ था। वहीं दूसरी ओर बिजली उपभोक्ता बिजली कटौती से परेशान हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।